फ्रेंड्स, आज मैं जिस आईपीओ पे वीडियो बना रहा हूँ मुझे लगता है ये इसकी लिस्टिंग बर्गर किंग के जैसी धमाकेदार होगी। और इसके अलावा ये अगले आने वाले दिनों में एप्पल इंडिया डिक्सन टेक्नोलॉजी की तरह चल सकता है, इसकी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। और ये बजाज फाइनेंस ही इसको समझकर हमें इस आईपीओ में पैसे लगाने चाहिए। तो बजाज फाइनेंस ने पिछले सालों में हमें कितने रिटर्न दिए वो सबको पता है। और मेरा इस वीडियो बनाने का हेतु अगर मैं बताऊँ तो आप मुझे लगता है कि कोई भी ट्रेडर यानी कि रिटेल इन्वेस्टर इसे नॉर्मल एनबीएफसी समझकर इस आईपीओ को टाल ना दे, यानी कि इस आईपीओ में हिस्सा लेना ही चाहिए और यहाँ पर रिस्क लेना ही चाहिए। क्योंकि अभी अभी जो होम फर्स्ट फाइनेंस का आईपीओ आया था वहाँ पर नॉर्मल गेन हुए थे, मगर वो होम लोन बिजनेस है, वहाँ पर मार्जिन इतने ज़्यादा नहीं होते जैसे कि बजाज फाइनेंस बिजनेस करती है। तो मैंने इसीलिए ये टेबल बनाए, आपको अच्छी तरह से समझ आए कि ये आईपीओ क्या है। तो फ्रेंड्स, सब लोग जानते हैं फाइनेंशियल सेक्टर में काफ़ी अलग अलग सेगमेंट है, जैसे कि एचडीएफसी बैंक प्योरली बैंकिंग में काम करती है और बजाज फाइनेंस एक अलग ही प्रकार की एनबीएफसी, और इसके अलावा काफ़ी एनबीएफसी जैसे कि अभी हाल ही में लिस्ट हुई होम फर्स्ट फाइनेंस। तो उन सब के भेद क्या है वो मैं थोड़ी देर में आपको समझाता हूँ। और इसके अलावा इस आईपीओ की अहमियत क्या है, यानी कि यहाँ पर रिस्क हमें क्यों लेना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हो मैंने नेट इंटरेस्ट मार्जिन वाला टेबल बनाया, यानी कि मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो बैंकिंग बिजनेस है वहाँ पर मार्जिन और जो एनबीएफसी है वहाँ पर मार्जिन में कितना तफावत होता है। यानी कि 1000 करोड़ का लोन अगर एचडीएफसी बैंक देती है तो उसे 40 करोड़ के आसपास की इनकम होती है, क्योंकि वहाँ पर 4% के आसपास का मार्जिन है। और ये मैंने टॉप बैंक ली है जो कि प्राइवेट सेक्टर की टॉप बैंक है, यानी कि दूसरी बैंकों की अगर बात करें तो वो यहाँ से नीचे है। और इसके अलावा दूसरी एनबीएफसी है जो कि होम लोन वगैरह देती है, जैसे कि इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस हो गई, अभी होम फर्स्ट फाइनेंस हो गई। तो उसका भी मार्जिन इतना ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि होम लोन बिजनेस में 20% के आसपास लोन नहीं दिया जाता, तो इसी वजह से मार्जिन नहीं होता। और जो बजाज फाइनेंस है वो आप यहाँ देख सकते हो एचडीएफसी का 4% के आसपास मार्जिन है और बजाज फाइनेंस का 10%। तो एचडीएफसी 1000 करोड़ अगर लोन देती है तो आप यह देख सकते हो उसे 40 करोड़ के आसपास की इनकम होती है। और बजाज फाइनेंस 1000 करोड़ का लोन देती है तो वो लगभग 100 करोड़ के आसपास की इनकम उतने ही पैसे पर जनरेट करती है। और इसी वजह से बजाज फाइनेंस में पब्लिक एफआई और डीआई बहुत ही इंटरेस्ट लेते हैं। तो ठीक बजाज फाइनेंस जैसी कंपनी का आईपीओ आ रहा है, यानी कि इसे नॉर्मल एनबीएफसी समझकर आपको मिस नहीं करना है, यहाँ पर दाव लगाना ही लगाना है, जो हो वो देखा जाएगा। और फ्रेंड, इसका नेट इंटरेस्ट मार्जिन आप देख सकते हो अभी तो बजाज फाइनेंस से भी ज़्यादा है, जो कि 11% से ज़्यादा है। तो इसकी अगर हम 1000 करोड़ के लोन पर इनकम देखें तो आप यहाँ देख सकते हो फ्रेंड 110 करोड़ के आसपास आती है। यानी कि मैं सिर्फ आपको यहाँ उदाहरण देना चाहता हूँ कि नॉर्मल एनबीएफसी और अदर बैंकिंग सेक्टर में कितने मार्जिन होते हैं। और एसबीआई कार्ड और बजाज फाइनेंस के नतीजे खराब आते हैं फिर भी ये शेयर ऊपर क्यों टिक जाता है, तो उसका रीज़न मैं आपको यहाँ समझाना चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इस कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में। तो ये बजाज फाइनेंस की तरह एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी है और ये लगभग अपनी बोरोइंग यानी कि ये लोन देने के लिए पैसे कहाँ से लाती है और किन रेट पर लाते हैं, तो ये 70% पैसे बैंकों से लेते हैं और 30% पैसे लगभग वो दूसरे इंस्ट्रूमेंट से बोरो करते हैं और उसका इंटरेस्ट रेट लगभग 10% के आसपास है। और आप यहाँ देख सकते हो इसकी प्रोडक्ट वो सेल करते हैं, यानी कि वो जिन लोगों को लोन देती है वहाँ पर वो कितना इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं। तो ये 10% पे पैसे उठाती है और 20% से ज़्यादा पर ये लोन देती है। तो आप यहाँ उसकी प्रोडक्ट वाइज इंटरेस्ट रेट देख सकते हो, जो कि सरल में 75,000 तक के लोन वो देती है और 20% से ज़्यादा का इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है। और बाज़ार में जो आप यहाँ देख रहे हो 50,000 तक के लोन है और 25% उसका इंटरेस्ट रेट लेती है और इसी वजह से उसका मार्जिन बहुत ही हाई होता है। और आप यहाँ देख सकते हो टाइम पीरियड वो 12 से 24 महीने तक, यानी कि 12 से 24 महीने तक वो लोन का टर्म पीरियड होता है। तो ओवरऑल फ्रेंड, इसी वजह से ये बहुत ही हाई मार्जिन कमाती है। और आप इसके दूसरे भी प्रोडक्ट यहाँ देख सकते हो, तत्काल में 18,000 तक के वो लोन देती है और 20% से ज़्यादा मार्जिन चार्ज करती है। और इसके अलावा भी दूसरे भी अलग अलग प्रोडक्ट है। तो ओवरऑल
इसी वजह से इसका नेट इंटरेस्ट मार्जिन बहुत ही ज़्यादा होता है और इसी वजह से यह कंपनी मुझे बहुत ही पसंद आ रही है। और फ्रेंड, ये कंपनी अपना ज़्यादातर बिजनेस ऐसे एरिया में करती है जहाँ पर नॉर्मली लोअर इनकम वाले लोग की संख्या ज़्यादा होती है। और आप यहाँ देख सकते हो स्टेट वाइज कंपनी की कितनी ब्रांचेज है और इसके अलावा अब कुल 720 ब्रांच अब तक हो गई है। और फ्रेंड, आप इस कंपनी के क्लाइंट ग्रोथ को भी देख सकते हो, जो लगभग 3 साल के CAGR को अगर बात करें तो ये 50% के आसपास क्लाइंट बेस बढ़ा है 3 साल के CAGR पर। और जो FY18 में 11 लाख के आसपास क्लाइंट थे वो FY19 में 18 और FY20 में 23 लाख के आसपास हुए। तो ये क्लाइंट बहुत ही अच्छी तरीके से और बहुत ही तेज़ी से ग्रो कर रहा है। और फ्रेंड, अब बात करते हैं इसके फाइनेंशियल की, तो NBFC में इंटरेस्ट इनकम को ही सबसे ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। तो आप यह देख सकते हो, जो मार्च 18 में यानी कि FY18 में 309 करोड़ के आसपास की इंटरेस्ट इनकम कमाती थी, वो मार्च 19 में बढ़कर 584 करोड़ और मार्च 20 में बढ़कर 161 करोड़ होगी। तो ये बहुत ही शानदार तरीके से ग्रो कर रही है। और इसके अलावा इसका प्रॉफिट भी आप यहाँ देख सकते हो, जो मार्च 18 में 30 करोड़ के आसपास का था वो मार्च 19 में बढ़कर 27 करोड़ हो गया और मार्च 20 में 26 करोड़ यानी कि 1 करोड़ घटा। मगर इस टाइम पीरियड के दौरान सबको पता है कि सभी कंपनियों के प्रॉफिट घटे, क्योंकि कोरोना की वजह से सबको थोड़ी बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा था। और फ्रेंड, इसके अलावा NBFC वगैरह में जो भी फाइनेंशियल कंपनी है उसमें लोन पोर्टफोलियो और इसके अलावा नेटवर्थ के सामने बोरोइंग कितनी है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात होती है, क्योंकि वहाँ से ही कंपनी की स्टेबिलिटी हमें पता चलती है। तो आप यहाँ लोन पोर्टफोलियो किस तरह से ग्रो हो रहा है वो आप देख सकते हो। जो मार्च 18 में 2038 करोड़ के आसपास कंपनी ने लोन बांटे थे वो बढ़कर 3515 करोड़ रहे मार्च 19 में, यानी कि लोन पोर्टफोलियो बहुत ही शानदार तरीके से ग्रो हुआ। और मार्च 20 में 4347 करोड़। तो ओवरऑल लोन पोर्टफोलियो बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो करा है। और फ्रेंड, आप नेटवर्थ के सामने बोरोइंग भी देख सकते हो, जो कि शेयर कैपिटल और अदर इक्विटी को मिलाकर लगभग 1015 करोड़ के आसपास की कंपनी की कुल नेटवर्थ है। और उसके सामने आप यहाँ बोरोइंग देख सकते हो 3797 करोड़, यानी कि 4 गुना भी नहीं है। यह सबसे इम्पोर्टेंट होता है किसी भी फाइनेंशियल सेक्टर का एनालिसिस करना ही, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले दिनों में NBFC में लिक्विडिटी क्राइसिस हो गया था और उसकी वजह थी एसेट लायबिलिटी मिसमैच, यानी कि नेटवर्थ के सामने 10-10 गुना तक बोरोइंग हो गई थी। और आप यह देख रहे हो कि नेटवर्थ के सामने 4 गुना भी बोरोइंग नहीं है, यानी कि जितनी बोरोइंग कम होती है उतनी कंपनी स्टेबल मानी जाती है और उतना ही कंपनी को डूब जाने का रिस्क बहुत ही कम होता है। तो फ्रेंड्स, सभी पैरामीटर्स पर मुझे ये कंपनी बहुत ही शानदार दिखाई दे रही है। तो और इसी वजह से मुझे लगता है इस IPO में हमें रिस्क लेना चाहिए और इसे अगर ये IPO में मिलता है तो इसे बेचना भी नहीं चाहिए। और यदि नहीं मिलता है तो हम देखेंगे कि कौन से प्राइस बैंड पर IPO आता है। अगर सस्ता आता है तो हम बाजार से भी खरीद सकते हैं, ना मिले तो लिस्टिंग के दिन। तो